हाय, सो आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है काइनेमैटिक्स, है ना। और काइनेमैटिक्स में स्पेसिफिकली हम लोग देखेंगे काइनेमैटिक्स इन 1D, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे मोशन स्ट्रेट लाइन। मोशन स्ट्रेट लाइन जो है ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपका जेई में एज वेल एज नीट में बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है। और लगभग हर साल आपको एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और जो बेसिक मैथ्स जो हम लोग पढ़ते हैं जस्ट 10th से 11th में जाने समय, तो वो सारे बेसिक मैथ्स का हम लोग चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं कहाँ पर, ये हमारे काइनेमैटिक्स फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज मोशन स्ट्रेट लाइन। तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जैसे आप चैप्टर देख सकते हो, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो कहीं ना कहीं हम लोग को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने आना चाहिए। स्ट्रेट लाइन कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं ये हम लोग को आना चाहिए। तो इसलिए बेसिक मैथ्स में हम लोग स्ट्रेट लाइन को क्या करते हैं, पहले ही पढ़ा देते हैं, सिखा देते हैं। अगर आपने अभी तक वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू डैट सेक्शन, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। बेसिक मैथ्स में आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ का क्वेश्चंस होगा, वहाँ पे जाएंगे और उस पूरे वीडियोस को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इस चैप्टर को देखेंगे या इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो मोशन स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम लोग को कुछ टर्म्स हम लोग को पढ़ने हैं जो हमारा इस चैप्टर को आगे बढ़ाएगा। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेफरेंस का। रेफरेंस, रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस हम लोग बोलते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का अगर हम पोजीशन के बारे में डिफाइन करना हो या उसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिफाइन करना हो तो सबसे पहले उसको लोकेट करना पड़ेगा। लोकेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फर्स्ट डिसाइड व्हाट इज आवर ओरिजिन। और ओरिजिन डिफाइन करने के लिए हम लोग बात करते हैं किसका? रेफरेंस का। तो रेफरेंस बेसिकली क्या होता है? जिसके अबाउट हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिस इज 0,0। सो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में अगर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। मान लीजिए जो भी इसका x1 कॉमा y1 इसका कोऑर्डिनेट्स होगा, तो हम लोग इस 0,0 को एज अ रेफरेंस बोलेंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट है वो इसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारा x1 कॉमा y1। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस। ऐसे हम लोग रेफरेंस को डिफाइन करते हैं, क्योंकि विदाउट रेफरेंस डिफाइन किए हुए हम लोग कभी भी किसी भी पार्टिकल का पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकते। पोजीशन बेसिकली कुछ नहीं है, जो हम लोग मैथ्स में कोऑर्डिनेट बोलते हैं वही हमारे फिजिक्स में क्या हो जाता है? पोजीशन। मतलब द टर्म coordinates in maths is termed as position in physics। मतलब किसी का पोजीशन अगर मैं बता रहा हूं या बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं उसके कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूं। और जो कोऑर्डिनेट्स है वो बेसिकली डिफाइन किए जाते हैं कब? जब हम लोग का रेफरेंस डिफाइन हो। तो पोजीशन हमने डिफाइन कर लिया। अब हम लोग को पोजीशन में एक चीज़ समझना है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है और जैसा कि हमने देखा कि इसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, तो इसका दिस इज द पोजीशन वेक्टर। इसको लिखते कैसे हैं? वी हैव टू राइट दिस r वेक्टर एज x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ऐसे हम लोग लिखते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट ए। दिस पॉइंट ए, इसका ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है। जैसे मान लीजिए अगर ए जो है वो मूव करके चला गया x2 कॉमा y2 चला गया, तो इसका पोजीशन क्या होगा? चेंज कर जाएगा। मतलब अगर इसकी कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाए तो हम उसको क्या बोल रहे हैं कि उसके पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब यहां से हमारी डिफिनेशन आती है किस चीज की? रेस्ट एंड मोशन का। रेस्ट एंड मोशन का। और रेस्ट एंड मोशन जो है इट इज कॉल्ड रिलेटिवली टर्म। रिलेटिवली टर्म मतलब किसी के रिस्पेक्ट में मुझे बताना है कि कौन सा चीज रेस्ट में है, कौन सा चीज मोशन में है। तो रिस्पेक्ट में कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई रेफरेंस है, अगर वो फिक्स है तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट खुद मोशन में है, हो सकता है उसके रिस्पेक्ट में कोई चीज रेस्ट में है, कोई चीज मोशन में है। तो ये चीज हम लोग कैसे समझेंगे?
बेस्ट एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग अर्थ पर हैं, है ना, वी आर ऑन द अर्थ, और कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर वो सपोज करो कहीं रखा हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग अपने रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, चूंकि हम लोग वहां पे रेस्ट में है या अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो हम लोग देख करके उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि वो भी ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में है। लेकिन अगर आप सपोज करो कि कोई चला जाए मून पे चला जाए, तो वहां से अगर कोई चीज को ऑब्जेक्ट को देख रहा है, सिंस हमारा अर्थ ही क्या हो रहा है, पूरा का पूरा रोटेट कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट को भी क्या बोलना पड़ेगा, दैट इट इज ऑल्सो रोटेटिंग। तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर वो ऑब्जेक्ट जो हम लोग को रेस्ट में लग रहा था, वो वैसे आदमी जो मून पे चला गया उसको वो कैसा लग रहा होगा, वो लग रहा होगा मोशन में। तो इसलिए रेस्ट एंड मोशन को हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड रिलेटिवली टर्म। तो हम इसको लिख सकते हैं रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिवली टर्म, रिलेटिवली टर्म। अब अगर हम बात कर रहे हैं सपोज करो अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, रेस्ट का मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब है इफ अ पार्टिकल, if a particle does not change its position, does not change its position with respect to time, then it is called as, then it is said to be at रेस्ट। हम उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट पर है। और ठीक इसका उल्टा अगर हम लोग बात कर रहे हैं मोशन का, तो इसका मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा होगा, है ना, उसकी पोजीशन अगर चेंज हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम उसको क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। तो एनी ऑब्जेक्ट हुज पोजीशन चेंजेस विथ टाइम, changes with time, then object is said to be, then object is said to be in motion. So this is all about your rest and motion। ठीक है, अब रेस्ट एंड मोशन हम लोग जब देख लिए, मतलब पोजीशन चेंज करेगा तो इसका मतलब मोशन हो रहा है, अगर पोजीशन चेंज नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, वो रेस्ट में है। अब मोशन में सबसे पहला जो चीज हमको यहाँ पे डिफाइन करना होता है, दैट इज योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमको समझना है। सो व्हाट इज दैट डिस्टेंस, डिस्टेंस होता क्या है, कोई सा भी पाथ, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे ऐसे मूव करके यहां ए से बी तक पहुंचा, तो वी कैन सी हियर there are multiple path here that can be followed by any particle or body to reach from this point A to point B। A से point B तक जाने के लिए बहुत सारे पाथ को ऐसा चूज किया जा सकता है। तो जितने भी पाथ है ये सब क्या है, एक तरह से डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम A to B, अलग अलग पाथ का अलग अलग डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम A to B, जो एकदम यहाँ से एक सीधी लाइन, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा फ्रॉम A to B, डेट इज योर व्हाट, डेट इज योर डिस्प्लेसमेंट। मतलब ए से बी जा रहे हैं तो इसलिए एरो बी की तरफ ज्यादा जा रहा है, सो दिस इज ए टू बी, सो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट। ये आर वेक्टर से हम लोग डिनोट करते हैं कि ये आर वेक्टर क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि पोजीशन जो है वो ए से बी तक जा रहा है, एंड दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो हम लोग आर वेक्टर से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर इसको हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, और लेट सपोज कि यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसकी कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से दिस इज योर y, दिस इज योर x, यहाँ से इसका ये पोजीशन वेक्टर है, इसका ये पोजीशन वेक्टर है। अब अगर मुझे a से b देखना है तो मुझे ये पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा, दिस r वेक्टर लिखना पड़ेगा। अब अगर आप इस ट्रायंगल में देखो, ये वाला ट्रायंगल में देखो, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, और ये वाला जो वेक्टर है, ये जो यहाँ से बड़ा वाला जो वेक्टर है, लेट्स सपोज दैट दिस इज कॉल्ड आर बी, दिस इज कॉल्ड आर ए। तो आपको दिख रहा होगा आर ए हम क्या लिख सकते हैं, आर ए हम क्या लिखेंगे, आर ए लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1
जे कैप। और ठीक ऐसे ही आर बी क्या लिखेंगे, तो आर बी लिखेंगे एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप। अगर आपने मेरा वेक्टर वाला सीरीज नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू डैट। दो सिर्फ वीडियो में मैंने पूरे वेक्टर्स को समझाया हुआ है बहुत ही स्पेसिफिकली, क्योंकि आई नो कि टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम लॉस नहीं करना है। तो जो भी स्पेसिफिकली हो सकता था वो मैंने वीडियोस में रखा है, आप जा करके वहाँ पे वो वेक्टर्स वाला सीरीज देख सकते हो। ठीक है, सो हमने क्या देखा, आर ए है, आर बी है, वी हैव दिस आर ए एज वेल एज वी हैव आर बी। मुझे आर वेक्टर लिखना है। आप देख सकते हो कि यहाँ से ये जो जीरो टू ए टू बी गया वो एक ही ऑर्डर में है, बट जीरो टू बी वाला जो है वो एक ऑपोजिट ऑर्डर हो गया। तो ऑपोजिट ऑर्डर हो गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आर बी जो है वो हमारा एक रिजल्टेंट वेक्टर है, किसका, आर ए का प्लस आर वेक्टर का। और मुझे क्या चाहिए, मुझे आर वेक्टर चाहिए, तो मैं आर वेक्टर क्या लिखूंगा, मैं आर वेक्टर क्या लिखूंगा, मैं आर वेक्टर लिखूंगा आर बी माइनस आर ए। मतलब सिंपल है, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट चूंकि आप देख सकते हो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग इसमें और क्या क्या चीज लिख सकते हैं। पहला चीज तो यही हो गया दैट इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, इट इज शॉर्टेस्ट एंड यूनिक पाथ, यूनिक पाथ। थर्ड क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है कैन बी जीरो, निगेटिव और पॉजिटिव, और पॉजिटिव कैसे, मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि एक पार्टिकल जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है, और जीरो से स्टार्ट करने के बाद वो यहाँ से ऐसे मूव किया और फिर यहाँ से ऐसे मूव करके इधर चला गया। ठीक है, तो आपको दिख सकता है कि यहाँ पे अगर ये यहाँ से मान लो एक्स इक्वल टू ये 5 है, दिस इज एक्स इक्वल टू लेट्स सपोज -2 है, तो ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से जब वापस आकर के यहाँ पर पहुँच गया तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। लेकिन अगर पीछे के साइड में, अगर इधर साइड लेफ्ट साइड में चला गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव साइन सिर्फ हमको ये बताएगा कि जो पहले से डायरेक्शन थी उससे क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन है। तो दैट इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, निगेटिव और पॉजिटिव। नेक्स्ट बात हम लोग समझते हैं, फॉर अ मूविंग बॉडी, फॉर अ मूविंग बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इक्वल होगा किसके, डिस्टेंस के। और फिफ्थ पॉइंट कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा छोटा होगा या बड़ा होगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट जो है या तो छोटा होगा या इक्वल होगा किसके, डिस्टेंस का। एंड इक्वलिटी कहाँ पे होगा, तो इक्वलिटी होल्ड्स गुड, इक्वलिटी होल्ड्स गुड व्हेन पार्टिकल मूव इन वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा होगा तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा, हमारा सेम हो जाएगा। ये हो गया हमारा कुछ डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस के बारे में बहुत क्लियर है। अगर हम डिस्टेंस के बारे में बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है, तो टोटल पाथ, टोटल पाथ ट्रैवर्स्ड बाय द पार्टिकल, बाय द पार्टिकल। जो टोटल पाथ है वो हम लोग को बताना पड़ेगा, दैट इज योर डिस्टेंस। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज अ सेमी सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस आर। तो आपको ए टू बी गया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला यहाँ से ए टू बी जो सेमी सर्किल है, तो दैट इज योर हाउ मच, पाई इनटू आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो चूंकि ए से बी जा रहा है तो इसका शॉर्टेस्ट वाला यही होगा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओनली 2r। दैट इज अबाउट योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस के बारे में यही सब है, स्केलर क्वांटिटी है। चलो ये भी मैं लिख दे रहा हूँ,
सेकंड पॉइंट में डिस्टेंस इज अ स्केलर फॉर अ मूविंग बॉडी distance cannot be zero. Distance cannot be zero और नेगेटिव, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को एक टर्म समझना है, दैट इज योर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो है ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, दिस इज फॉर योर एवरेज वेलोसिटी। अब इसमें ध्यान रखना है कि हम लोग ये फॉर्मूला को तो ध्यान में रखेंगे ही, और जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग सीधा यही फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे होंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। और कोई हम एक्स्ट्रा यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बता रहे, क्योंकि यहाँ पे देखो डिफरेंट बहुत सारे बुक्स में आपके पास डिफरेंट फॉर्मूला है, बट पॉइंट वही है कि सारे फॉर्मूला के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस होते हैं। तो रादर दैन टू मग अप ऑल दैट योर कंडीशंस एंड ऑल एंड देन फॉर्मूला, लेट्स जस्ट फॉरगेट दैट थिंग्स। जस्ट हम लोग को याद रखना एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उस सब में हम यही ट्राई करेंगे कि हम लोग ये चीज को सही ढंग से निकाल सके। तो हमारा क्या होगा, विद प्रैक्टिस हम लोग ये चीज को बहुत अच्छा कर लेंगे, ठीक है। तो याद रखने से अच्छा है कि हम इस चीज को याद रखें, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। इसमें एक और एवरेज स्पीड के लिए जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी के लिए कभी कभी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देता है, तो उसमें हम लोग ये काम करेंगे, वी डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन, जीरो से टी जो भी टाइम के लिए बोलेगा, तो यहाँ से हम लोग एवरेज वेलोसिटी ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग सीखे हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इस पर बेस थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, a track is in a square shape, the length of each side is a, there exists a pole at each corner as shown in the below. The person who walks on the track starts at the first pole and reach the fourth pole. The ratio of distance traveled by the person to displacement. तो सीधी सी बात है, अगर उसने स्टार्ट किया यहां से, ठीक है, there exists a pole at each corner as shown. The person who walks on the track starts at the first pole and reaches the fourth pole. तो ऐसे स्टार्ट किया होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे गया तो ए तो डिस्टेंस कितना हो गया 3a, और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका क्या है, a है, तो दैट इज योर a, आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट है, ए बाइकर ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस l with speed v1 and 2/3 of the distance with speed v2. A biker travels 1/3 of the distance l. Okay, total distance कितना है यहाँ से यहाँ l है, इसमें से कह रहा है कि 1/3 जो है l/3 जो है वो गया कितना से, v1 से, और बाकी का जो डिस्टेंस था 2l/3 ये गया कितना से, v2 से। आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड बताओ, फॉर्मूला एकदम क्लियर है, व्हाट इज योर एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस दैट इज योर l बाई क्या टाइम। तो बताओ इसमें टाइम कितना लगेगा, l/3 v1, और इसमें टाइम कितना लगेगा 2l/3 v2। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, और आंसर हो जाएगा हमारा l बाई नीचे में 3v1 v2, और यहाँ पे v1 है तो यहाँ पे l इंटू v2 प्लस यहाँ पे 2l इंटू v1, ये ऊपर चला जाएगा 3l v1 v2 बाई l v2 प्लस 2l v1। अगर हम यहाँ से कट कर दें l और l को, तो आंसर क्या आ जाएगा 3v1 v2 अपॉन v2 प्लस 2v1, और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जा रहा है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, ए कार ट्रेवल्ड हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v and it covered the remaining half distance with velocity v by 2 in the first half time and with velocity 2v in the second half time। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हाफ डिस्टेंस को मतलब अगर टोटल डिस्टेंस l है तो हाफ डिस्टेंस से गया v से। अब कह रहा है इट कवर द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, बाकी का जो हाफ डिस्टेंस बचा तो v बाई टू इन द फर्स्ट हाफ टाइम, मतलब अब जो यहाँ का टाइम है, यहाँ का जो टाइम मान लीजिए टोटल टाइम लगा होगा t, तो v बाई टू से जा रहा है फर्स्ट हाफ टाइम में मान लीजिए t, और नेक्स्ट वाला में 2v से जा रहा है और ये भी टाइम लग रहा है मान लो t, तो यहाँ का टोटल टाइम हमने कितना माना 2t माना, और ये जो 2t टाइम है उसका आधा टाइम में v बाई टू, आधा टाइम में 2v। अब ये हमारा क्वेश्चन बनता है, तो इस केस में हमसे पूछता है एवरेज वेलोसिटी क्या है। देखिए बड़ा ही अच्छा है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो था वो हमारा इंटैक्ट है, l बाई, अब यहाँ का टाइम कितना लगेगा इस वाले में टाइम, l बाई टू इंटू वी, क्योंकि डिस्टेंस था l बाई टू, हाफ टाइम हाफ डिस्टेंस था तो l बाई टू इंटू वी, प्लस यहाँ का टोटल टाइम कितना लगा, तो देखिए ये t है ये t है, तो टोटल टाइम कितना लगा 2t। अब क्वेश्चन है कि सर ये t कहाँ से आएगा, तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है l बाई टू, हम लिख सकते हैं v बाई टू इंटू टी प्लस 2v इंटू टी एंड दैट शुड बी इक्वल टू l बाई टू। तो यहाँ से अगर हम t निकालेंगे तो क्या आ जाएगा v बाई टू प्लस 2v इज इक्वल टू l बाई टू, t यहाँ से 2 कॉमन, तो ये हो गया तुम्हारा 5v बाई टू इज इक्वल टू l बाई टू, 2 कैंसिल हो गया, t का वैल्यू कितना आ गया l बाई 5v, तो यहाँ से हमारा l बाई टू वी प्लस 2t, तो 2l बाई 5v रखेंगे तो यहाँ से l बाई नीचे में आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 10v, यहाँ से हो जाएगा ये 5l प्लस 4l, ये 10v ऊपर चला जाएगा तो आंसर बन जा रहा है 10vl बाई 9l, l कैंसिल, 10v बाई 9 हमारा ऑप्शन बन जा रहा है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा, एवरेज स्पीड में बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। ए पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, दिस इज आवर नॉर्थ, दिस इज आवर साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट, 30 मीटर ऊपर चला गया, 30 मीटर ऊपर चला गया, फिर 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट गया, 20 मीटर इधर चला गया, 30 मीटर इधर चला गया। अब क्वेश्चन कह रहा है 30√2 इन साउथ वेस्ट। अब आपको दिख रहा होगा 30√2, अगर हम यहां से इसको गुजारते हैं मान लीजिए यहां से, तो अब जरा देखो 30√2 कभी नहीं होगा, क्योंकि ये 30 है और ये 20 है, तो ये 30√2 यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा। अगर 30√2 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से ऐसे लेना पड़ेगा, ताकि यहाँ से ये वाला तो 30 हो ही जाए और ये वाला भी कितना हो जाए 30, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 30√2 साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हो ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो ये किधर चला गया, 20 तो ये था, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 मीटर, और किधर है ये वेस्ट साइड में है, तो आंसर हो जाएगा 10 मीटर अलॉन्ग वेस्ट। नेक्स्ट है ए पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी ऑन अ सर्कुलर पाथ as shown in the figure, but distance traveled by him is 60 मीटर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वुड बी क्या होगा। अब देखिए डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है, cos 135 डिग्री का वैल्यू भी दिया हुआ है -0.7। देखते हैं सॉल्व करके कैसे होगा। तो जरा ध्यान दो और मुझे बताओ, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो मुझे पता है 360 डिग्री में होता है 2 पाई आर, ठीक है ना, तो 135 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर बटा 360 इंटू कितना 135, ठीक है। तो अगर आप देखिए इसको कट करेंगे तो कितने बार में कट हो जाएगा, तो 45 से ये लगभग 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 45 से ये कैंसिल हो जाएगा लगभग 8 बार में, ठीक है, और 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने बार में 4 बार में, तो 3 पाई आर बाई 4 ये हमको दे रहा है 60, ठीक है ना, ये हमको दे रहा है 60, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 240 बाई 3 पाई, इसको पकड़ के रखते हैं, ये हो गया लगभग 80 बाई पाई मीटर, ठीक है, इसको पकड़ के रखते हैं, बाद में इसको देखेंगे कितना है। अब मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है, देख सकते हो ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो अगर हम यहाँ से ऐसे कॉमन खींच दें तो ये एंगल कितना हो जाएगा 135 का आधा हो जाएगा। यहाँ से आर की वैल्यू निकालने के बाद अगर हम लोग यहाँ पर कोसाइन रूल
फ्रॉम कोसाइन रूल AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर माइनस 2OB इंटू OA कॉस 135 डिग्री। क्या हो जाएगा वैल्यू? R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर कॉस 135 डिग्री। ये वैल्यू बन जाएगा 2R स्क्वायर 1 माइनस 0.7, क्योंकि कॉस 135 डिग्री की वैल्यू ये है। तो 1.7 इंटू 2 दैट इज 3.4 इंटू R स्क्वायर। सो AB की वैल्यू क्या हो गया? तो रूट अंडर 3.4 इंटू आर। तो ये वैल्यू कितना हो गया? रूट 3.4 इंटू आर। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 3.4, तो ये वैल्यू आ जाएगा लगभग 25.48 इंटू 1.84, क्योंकि आर की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगा 46.88 मीटर, जो कि लगभग किसके इक्वल है? 47 मीटर के इक्वल है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट योर काइनेमेटिक्स 1। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, और आगे हम लोग इसको देखेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स जो है हमारा काइनेमेटिक्स 1 का, हम लोग एक एक करके इसको सीरीज में देखते चलेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।